कौन है? ये सबसे बड़ी फीमर है, ये याद रखना है। उसके अलावा एटलस जरूरी है ना, क्योंकि इसी के ऊपर हमारा सेफ्ट क्या पहली वर्टिब्री का नाम है, पहली क्रस्टेशियन का नाम एटलस है, ठीक है, इसलिए याद रखना है। कुछ जो बहुत जरूरी है ना उनको याद रखना है, बाकी चेहरे में कुल कितनी होती है ये याद कर लिए, कुल मिला के स्कल में कितनी होती है ये याद कर लिए, है ना, ऐसा कुछ नहीं। वर्टिब्री कितनी होती है ये याद रखना, क्योंकि मैंने पूछा है ना, मतलब शैशवावस्था में या बुढ़ावस्था में 33 होती है, बाकी सभी 26, ठीक है। पसलियाँ कितनी होती है ये याद रखना है, सत्य पसलियाँ कौन सी हैं, असत्य पसलियाँ कौन सी हैं, और प्रोटीन पसलियाँ कौन सी हैं, मतलब ऐसे वाली, ठीक है, ऐसी चीज़ याद रखना है। अब मैं बता देती हूँ फिर से, कंकाल तंत्र बढ़ रहते तो शरीर का जो ढांचा बनाता है ना, वो शरीर का ढांचा बनाने वाला अंग जो है वो कहलाता है कंकाल, और उससे मिलकर बने तंत्र को कहते हैं कंकाल तंत्र। सिस्टम मतलब जैसे कभी कभी हम लोग देखेंगे कि हम लोग कंप्यूटर को भी सिस्टम बोलते हैं, है ना, तो उसमें अलग अलग हम देखेंगे कि ये मॉनिटर है, ये कीबोर्ड है, ये माउस है, तो उसको सिस्टम नहीं बोलेंगे। जब सारी चीजें एक साथ असेंबल हो जाती हैं तो वो सिस्टम कहलाता है। जब कई सारी इकाइयां एक साथ आती हैं और कोई एक काम विशेष करने लगती है तो वो सिस्टम कहलाने लगता है, तंत्र, ठीक है, तंत्र कहने का ये मतलब है। उसके अलावा मैंने बताया था कंकाल के 2 प्रकार है ना, बाहरी कंकाल और आंतरिक कंकाल। बाहरी कंकाल में कौन कौन सी चीजें आती हैं जो हमारे शरीर में बाहरी तौर पे दिख रही हैं और निर्जीव है, सिर्फ हमारे शरीर में नहीं, बाकी आप पशुओं में देख सकते हैं, खुर वगैरह हो गया, उनके सींग हो गए, हमारे बाल हो गए, नाखून हो गया, ठीक है। आंतरिक कंकाल में मुख्य हड्डी आएगी, है ना, मतलब अस्थि और उपास्थि। अस्थि जो होती है वो कड़ी होती है, उपास्थियां जो है लचीली होती है। सबसे अच्छा उदाहरण ये कान का पिन्ना है, ये लचीला है, इसे ऐसे दबा सकते हैं, और नाक का ये आगे वाला भाग है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा फिर हमने पढ़ा था मनुष्य का कंकाल तंत्र, है ना। अब हम हमारे शरीर में देख रहे हैं मनुष्य में जो आंतरिक कंकाल है वो कैसे कैसे विभाजित है, ठीक है, तो वो मुख्यतः 2 भागों में विभाजित है। कुल मिला के इसमें हमें देखना है कि हमारे शरीर में कितनी हड्डियां हैं और किस अंग में कितनी हड्डियां दिखाई देती हैं, हाथ में कितनी हड्डियां, पैर में कितनी हड्डियां हैं, हमारे सिर में कितनी हड्डियां हैं, हमारे गले में कितनी हड्डियां हैं, ये सारी चीजें देखनी है, ठीक है। तो उसको 2 भागों में बांट देते हैं, एक अक्षीय कंकाल हो जाएगा, एक उपांगीय कंकाल हो जाएगा। अक्षीय कंकाल, उपांगीय कंकाल आप पहले समझिए, हाथ पैर, दोनों हाथ दोनों पैर, ठीक है, और ये दोनों हाथ दोनों पैर किस में लगे हुए, एक अक्ष में लगे हुए हैं, धुरी में, ठीक है। अक्ष में कौन कौन सी चीज आ जाएगी, हमारा ऊपरी वाला भाग आ जाएगा, ठीक है, हमारी स्टर्नम और रिब्स आ जाएंगी। स्टर्नम का मतलब मैंने बताया था कल कि जिसमें सारी पसलियां जुड़ी होती है ना, वो एक छड़ के समान हड्डी होती है बड़ी सी, उसे कहते हैं स्टर्नम, ठीक है। और अगली हो जाएगी तीसरी चीज वर्टिब्री। वर्टिब्री मतलब कशेरुका, मोटे तौर पर संख्या में 33 होती है, लेकिन एडल्ट में वो 26 हो जाती है, ठीक है। तो फिर हमें देखना है, सुनते रहना ढंग से, ठीक है। अक्षीय कंकाल में जो खोपड़ी है वो मिला के हमारा ये वाला पार्ट पूरा, चेहरे वहरे की हड्डियां, कान वान की सब मिला करके, इसमें कुल है 29 हड्डियां, ठीक है। फिर हमारा कशेरुकदंड है, उसमें 26 हैं और गुणावस्था में 33 है। फिर स्टर्नम और रिब्स मैंने बताया था कि 12 हो गई कुल, है ना, 12 जोड़ी पसलियां होती है, 12 जोड़ी, 12 दूनी 24, एक स्टर्नम हो गया, कुल मिलाकर के 25 हो गई। अब मैंने उसमें से ये भी बताया कौन सी सत्य है, कौन सी असत्य है और कौन सी प्रोटीन है, ठीक। उसके अलावा उपांगीय कंकाल है, उसमें दोनों हाथ दोनों पैर और एक और चीज आती है मेखलाएं, ठीक है। मेखलाएं क्या होती है, हमारा हाथ है ये, ठीक है, हमारा हाथ अक्ष से कैसे जुड़ा हुआ है, ऐसा तो नहीं होगा ना कि सीधे मतलब हड्डियां आपस में ऐसे जुड़ गई, कोई तो ऐसी संरचना होगी, कोई तो ऐसी कैविटी या गुहा जैसी संरचना होगी जिसमें हमारा हाथ फिक्स है ना, उसी के बारे में पढ़ना है। सेम चीज पैर के बारे में पढ़नी है कि हमारा पैर हमारे अक्ष से कैसे जुड़ा हुआ है, उन्हीं को कहते हैं मेखलाएं। जो हाथ का है ये वाला भाग, इसे कहते हैं अंश मेखला, जो पैर जहाँ जुड़ा हुआ है उसे कहते हैं श्रोणी मेखला, ठीक है। आज मेखलाओं से शुरू करना है। हड्डियों को फिर से बताऊं कौन सी कितनी है, हाथ की बता दो, पैर की बता दो, फिर से है ना, मेखलाएं
बताएंगे तो एक बार फिर से बता देती हूँ। मेखलाएं समझ में आ गई ना, मतलब हमारे हाथ और पैर को हमारे अक्ष में साधने के लिए जो भी संरचना पाई जाती है उसे मेखला कहते हैं। ठीक, देखिए इसमें कशेरुकियों में अग्रपाद तथा पश्चपाद को, कशेरुकियों में अग्रपाद तथा पश्चपाद को अक्षीय कंकाल पर साधने के लिए पश्चपाद को अक्षीय कंकाल पर साधने के लिए दो चाप पाए जाते हैं, जिन्हें मेखलाएं कहते हैं। दो चाप पाए जाते हैं जिन्हें मेखलाएं कहते हैं। ये दो प्रकार की होती हैं। पहला अंश मेखला, दूसरा श्रोणी मेखला। अंश मेखला को कहते हैं पेक्टोरल, गर्दन, और इसे कहते हैं पेल्विक गर्दन। अब छोटी सी हेडिंग डाली अंश मेखला, 3 नंबर है। ठीक है, अग्रपाद को साधने वाली मेखला को अंश मेखला कहते हैं। अग्रपाद को साधने वाली मेखला को अंश मेखला कहते हैं। साधने वाली मेखला को हमारे हाथ जिस गुहा से अटके हुए हैं उसे कहते हैं। ठीक है, अगला लिखेगा अंश मेखला के दोनों पार्श्वों में, अंश मेखला के दोनों पार्श्वों में अग्रपाद की ह्यूमरस अस्थि से जुड़ने के लिए, अग्रपाद की ह्यूमरस अस्थि से जुड़ने के लिए, अस्थि से जुड़ने के लिए एक एक गुहा पाई जाती है, एक एक गुहा पाई जाती है जिसे ग्लिनॉइड गुहा कहते हैं, जिसे ग्लिनॉइड गुहा कहते हैं। ग्लिनॉइड ऐसे लिखेंगे, ग्लिनॉइड। ग्लिनॉइड गुहा को अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि अंश मेखला में कौन सी गुहा पाई जाती है। ठीक है, अगला इसे में लिख लीजिए, अंश मेखला में कुल 4 हड्डियां पाई जाती हैं। अंश मेखला में कुल 4 हड्डियां पाई जाती हैं। हड्डियों का नाम मुझे नहीं लगता आप लोगों के लिए जरूरी है। हड्डियों का नाम है 2 स्कैपुला और 2 क्लैविकल। ठीक है, अब लिखिए श्रोणी मेखला। इसमें लिखिए पश्चपाद को साधने वाली मेखला को श्रोणी मेखला कहते हैं। पश्चपाद को साधने वाली मेखला को श्रोणी मेखला कहते हैं। अगला श्रोणी मेखला में पश्चपाद की, श्रोणी मेखला में पश्चपाद की फीमर अस्थि को जोड़ने के लिए, श्रोणी मेखला में पश्चपाद की फीमर अस्थि को जोड़ने के लिए एक एक गुहा पाई जाती है, एक एक गुहा पाई जाती है जिसे श्रोणी मेखला में पश्चपाद की फीमर अस्थि, जो जांघ की अस्थि है, फीमर अस्थि को जोड़ने के लिए एक एक गुहा पाई जाती है जिसे एसिटाबुलम कहते हैं, जिसे एसिटाबुलम कहते हैं। एसिटाबुलम को भी अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, अब एक बार ये लोग बोल रहे थे कि नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से रिपीट कर देते हैं, जो नहीं भी आए थे तो उनका रिवीजन हो जाएगा। ठीक, हमारे पूरे कंकाल तंत्र में, ठीक है,
बाह्य कंकाल को छोड़ करके, हमारे नाखून, हमारे बाल, इनको छोड़ करके हमारा शरीर जो है, हमारा कंकाल तंत्र दो भागों में बटा है, ठीक है। अक्षीय कंकाल तंत्र, मैं चित्र बना के इसे आपको समझा देती हूँ। ये समझिए, ये चेहरा है, ये गला है, ये हाथ और ये पैर, ठीक है। तो ये वाला जो पूरा पोर्शन है ना, ये कहलाता है हमारा अक्ष, ठीक है। जैसे अगर ये पृथ्वी है, इसका अक्ष ये कहलाएगा ना, जिस धुरी पे ये घूम रही है। ग्लोब देखे हैं, है ना, ग्लोब में एक ऐसी डंडी रहती है जिसमें आप पूरा घुमा सकते हैं पृथ्वी को, है ना, वही उसका अक्ष या धुरी कहलाती है। हमारी अक्ष या धुरी कहलाएगी ये वाला पार्ट, ठीक है। इसके अंतर्गत जो भी आ जाएंगी हड्डियां, वो अक्षीय कंकाल तंत्र का भाग कहलाएंगी। ये कहलाएंगे उपांगी कंकाल तंत्र, जो दोनों बगल में लगे हुए हैं, ठीक है। ये अग्रपाद, ये पश्चपाद, हाथ को कहते हैं अग्रपाद, पैर को कहते हैं पश्चपाद। कोई दिक्कत? ठीक है, जहां पे भी दिक्कत आएगी वहीं पे टोक देना, ठीक। अब जो ये अक्षीय कंकाल है, इसके अंतर्गत तीन मुख्य चीजें शामिल होती हैं। एक तो हमारी खोपड़ी शामिल होगी, है ना, अपने शरीर में इमेजिन करते जाना, यही वाला भाग आएगा, ठीक है, ये बीचों बीच है। उसके अलावा हमारे, आप गर्दन के पीछे से देखेंगे, छोटी छोटी हड्डियों की श्रृंखला शुरू होती है, जो हमारी पूरी पीठ तक नीचे तक जाती है ना, छोटी 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 श्रृंखला होती है, जिन्हें कहते हैं कशेरुकाएं। ये भ्रूणावस्था में 33 होती हैं, कुल 33 और एडल्ट फेज में 26 होती है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? पहली चीज हो गई खोपड़ी, ठीक। दूसरी चीज हो गई कशेरुकाएं, जो शरीर के पिछले भाग में, है ना, पिछले भाग में थी। अब सामने की ओर क्या होता है? सामने की ओर हमारी पसलियां होती है ना, पसलियां। इन्हीं पसलियों को साधने के लिए, ऐसा तो नहीं होगा कि पसलियां ऐसे ही तैरती रहेंगी, नहीं तैरती रहेंगी, किसी ना किसी चीज से तो जुड़ी रहेंगी। जो एक लंबी छड़ के जैसी हड्डी से जुड़ी रहती है, इसे कहते हैं स्टर्नम, ठीक। ये हो गया स्टर्नम। इसमें 12 जोड़ी पसलियां लगी रहती है, जुड़ी रहती है। यही 12 जोड़ी पसलियां ये सामने से स्टर्नम से जुड़ी रहेंगी, हमारे शरीर के अग्रभाग से निकलेंगी, स्टर्नम से जुड़ी रहेंगी। और जो मैंने वर्टिब्री बताया, तो जो हमारी वक्षीय क्षेत्र वाली वर्टिब्री होंगी ना, मतलब हमारे सीने के क्षेत्र वाली वर्टिब्री 12 रहती है कुल संख्या में, उनसे जाकर ही पीछे की ओर मिल जाती है। कोई दिक्कत है ना? अब इनमें से कुछ जो रहती हैं, जो स्टर्नम से सीधे जुड़ी रहती हैं, ये स्टर्नम हो गया आपकी एक लंबी छड़ जैसी हड्डी, सीधे जुड़ी रहती हैं, उन्हें कहते हैं सत्य पसलियां, है ना, ट्रू रिब्स। जो स्टर्नम से प्रत्यक्ष तौर पे नहीं जुड़ी रहती, उन्हें कहते हैं फॉल्स रिब्स। और जो बिल्कुल नहीं जुड़ी रहती है ना, जिनका कोई लेना देना नहीं रहता है, वो 2 जोड़ी रहती है, इन्हें कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। मतलब फ्लोट मतलब तैरते रहना, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कशेरुक दंड में भी जो 33 वर्टिब्री पाई जाती है ना, वो अलग अलग क्षेत्र की होती है। हमारे गले में जो पाई जाएंगी उन्हें सर्वाइकल कहते हैं, ठीक है। सर्वाइकल वर्टिब्री गले के क्षेत्र की जो होंगी, उनकी संख्या है 7। उसके अलावा जो वक्षीय क्षेत्र की है, मैंने बताया था कि वक्ष को और उदर को कौन सी चीज अलग करती है? डायफ्राम अलग करती है ना। हाँ, तो जो हमारी वक्षीय क्षेत्र की, उसे कहते हैं थोरेसिक वर्टिब्री। वक्ष को इंग्लिश में कहते हैं थोरैक्स, है ना, और उससे संबंधित जब कोई शब्दावली आएगी तो थोरैसिक शब्द इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा कमर में जो होती है उसे लंबर वर्टिब्री कहते हैं, संख्या में 5 होती है। और जो श्रोणि मेखला के दोनों अर्धांशों के मध्य होती है, श्रोणि मेखला मैंने बताया कि अक्ष को जो पैर से साथ, मतलब पैर हमारे अक्ष से कैसे जुड़े हैं, वहां पे जो हड्डियां पाई जाती है ना, श्रोणि मेखला की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि वो कुछ ऐसी होती है, आधे भाग में 2 अर्धांशों के रूप में होती है, ठीक है। इनकी संख्या होती है 5। और कॉर्डल, कशेरुक दंड के अंत में 4 पाई जाती है, जिन्हें कॉर्डल वर्टिब्री कहते हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता, आइडिया नहीं मुझे कि ये आ सकता है, पीएससी में क्रम पूछ सकता है कि नहीं, लेकिन वैसे बायोलॉजी का जब एग्जाम होता है तो क्रम पूछा जाता है इसमें, कि मतलब वर्टिब्री का क्रम बताइए। तो उसमें सर्वाइकल वर्टिब्री, थोरैसिक वर्टिब्री, लंबर वर्टिब्री, सैक्रल वर्टिब्री और कॉर्डल वर्टिब्री का क्रम पूछता है। मैम कॉर्डल वर्टिब्री का कल मतलब मैंने पता नहीं गलती से लिखा हुआ, कशेरुक दंड के मध्य में पाया जाता है, ऐसा लिखा है। कशेरुक दंड के अंत में, अंत में। हाँ,
अंत में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद स्टर्नम मैंने बता दिया है स्टर्नम शरीर के अगले भाग में पाई जाती है जिसमें सारी पसलियाँ जुड़ी होती हैं। ठीक, कौन सी जुड़ी होती हैं तो क्या कहलाती है ये भी बता दिया। उसके बाद पांगी कंकाल की बारी आती है ना। तो इसमें दो चीज़ आ जाती है, एक तो हमारी लिम्ब मतलब हमारे पाद, अग्रपाद और पश्चपाद, ये हमारे सबके शरीर में हाथों का रूपांतरण ना अलग अलग होता है। जैसे जो चौपाए रहते हैं उनमें वो चलने के लिए काम आते हैं। हमारे शरीर में हम दो पैर से चलते हैं और ये जो अग्रपाद है इनसे हम बाकी काम करते हैं। ठीक है, पक्षियों के शरीर में वो पंख में रूपांतरित हो जाते हैं उड़ने के लिए, तो इनका रूपांतरण सब में अलग अलग है, कहलाते हैं अग्रपाद और पश्चपादी। ठीक है, इसमें जो अपर आर्म है मतलब ऊपरी भाग, ये वाली हड्डी, ठीक है, इसको कहते हैं ह्यूमरस। उसके बाद यहाँ पे दो हड्डियां पाई जाती हैं। आप कभी फील करेंगे ना, देखेंगे दोनों हड्डियां एक दूसरे के ऊपर सरकती रहती हैं। उनमें से एक हड्डी को कहते हैं रेडियो और दूसरी हड्डी को कहते हैं अल्ना। ठीक है, उसके बाद हमारी रिस्ट, हमारी कलाई में कुल 16 हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक है, छोटी छोटी पाई जाती होंगी, कुल 16 का मतलब 8 है ना, दोनों हाथ की बात चल रही है। उसके बाद हमारा पाम, हमारी हथेली, इसमें मेटाकार्पस इनकी हड्डियों को कहते हैं और ये एक हाथ में 5 दूसरे हाथ में 5 होती है। ये तो आसानी से फील भी की जा सकती है ना, कुल 5 इनको फील कर सकते हैं। कलाई की तो फील नहीं कर सकते, बहुत ही ज़्यादा छोटी और आपस में गुथी हुई है। और फिंगर्स जो हैं उंगलियां, उनकी उंगलियों को कहते हैं फेरेंजेस। ये होती है संख्या में 28। ठीक है, कैसे 28 हो गई? अंगूठे में 2 रहती है ना, एक जॉइंट है अंगूठे में, ये 2 हो गई। फिर हमारी ये वाली उंगली में 3 हो गई है ना, 3 जॉइंट्स हैं। इसमें भी 3 हो गई, 3 जॉइंट है, इसमें भी 3 और इसमें भी 3। ठीक है, 3 चौक 12, 12 तो 14, एक हाथ में 14 दूसरे हाथ में 14, कुल 28 हो गई। सेम चीज पैर में भी हो जाती है। हमारी जांघ की हड्डी कहलाती है फीमर। मुझे इसमें गिनती फिर नहीं पता है। ठीक है, मतलब थाई जांघ है, उसके बाद शैंक पिडली, इसकी टिबियोफिबुला कहते हैं। उसके बाद नी की जो है हमारे घुटने में आपको फील होता है ना कि एक कैप सी पाई जाती है, जिसको घुटने की कटोरी भी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। ठीक है, उसको कहते हैं पटेला। हमारी जो एंकल है एड़ी, इसकी उंगलियों को हड्डियों को कहते हैं टार्सस। हमारा जो सोल है तलवा, इसको कहते हैं मेटाटार्सस और उंगलियों को फिर से फेरेंजेस। ठीक है, संख्या मैंने कल लिखा दी थी, कोई दिक्कत? अब भी किसी को तो पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद मेखलाएं मैंने अभी जस्ट बताई है। हमारे हाथ और पैर को साधने के लिए जो भी कंकाल पाया जाता है उसे मेखलाएं कहते हैं। ठीक है, हाथ को साधने वाले कंकाल को अंश मेखला और पैर को साधने वाले को श्रोणि मेखला। और जो अंश मेखला में गुहा पाई जाती है उसे ग्लिनॉइड गुहा कहते हैं, और जो श्रोणि मेखला में गुहा पाई जाती है उसे एसिटाबोन कहते हैं। ठीक है, शब्दावली आप जितना बार देखेंगे ज़्यादा उतनी ही याद होगी। हमारे शरीर की सबसे छोटी अस्थि है कान में पाई जाने वाली स्टेज। कान में कुल 6 अस्थियां पाई जाती हैं, मैलियस, 2 मैलियस, 2 इंकस, 2 स्टेज। ठीक है, एक चीज और याद रखिए, हमारी पहली कशेरुका है ना, पहली वर्टिब्री जो पीछे से मैंने बताया था जाती है, उसको एटलस कहते हैं। इसी के ऊपर हमारा सिर टिका रहता है और सभी ओर मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आज ये भी पढ़ेंगे ये जो जॉइंट्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। जॉइंट्स मतलब संधियां, जैसे ये कैसे मूवमेंट कर रहा है, अंगूठा कैसे घूम रहा है, उंगलियां कैसे मुड़ रही है। ठीक है, ये जॉइंट्स कहते हैं, जहाँ पे हड्डियां आपस में जुड़ेंगी। उससे पहले हम अस्थि और उपास्थि के बारे में पढ़ लेंगे और वही जानते हैं। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए अस्थि। अस्थि इंग्लिश में बोन। देखिए, अस्थि एक कठोर ठोस, अस्थि एक कठोर और ठोस दोनों एक ही चीज होगी, एक ही चीज लिखे, कठोर ठोस और मजबूत संयोजी ऊतक है। मजबूत संयोजी ऊतक है। अगला, प्रत्येक अस्थि के चारों तरफ तंतुमय संयोजी ऊतक का बना आवरण पाया जाता है। तंतुमय संयोजी ऊतक का बना आवरण पाया जाता है जिसे पेरिओस्टियम कहते हैं। मैं लिखकर बता देती हूँ, जिसे पेरिओस्टियम कहते हैं।
अगला लिखिएगा पेरिओस्टियम के अंदर मैट्रिक्स पाया जाता है। पेरिओस्टियम के अंदर मैट्रिक्स पाया जाता है जो ओसीन प्रोटीन का बना होता है। ओसीन प्रोटीन का बना होता है। मैट्रिक्स के बीच में अगला लिखेगा मैट्रिक्स के बीच में खाली स्थान पाए जाते हैं। मैट्रिक्स के बीच में खाली स्थान पाए जाते हैं जिन्हें लैकुनी कहते हैं। लैकुनी कहते हैं। प्रत्येक लैकुनी में अगला पॉइंट प्रत्येक लैकुनी में एक कोशिका पाई जाती है। प्रत्येक लैकुनी में एक कोशिका पाई जाती है जिसे अस्थि कोशिका या ऑस्टियोसाइट कहते हैं। अस्थि कोशिका या ऑस्टियोसाइट कहते हैं। अगला पॉइंट है ना, इसमें अस्थि क्या है और अस्थि की संरचना दोनों बातें शामिल है। अब इसके बाद में समझा देंगे क्योंकि क्या चीज में लिखा है। अगला लिखिएगा मोटी तथा लंबी अस्थियों के बीच में एक खोखली गुहा पाई जाती है जिसे मज्जा गुहा कहते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा मज्जा गुहा में एक मुलायम पदार्थ भरा रहता है। जिसे बोन मैरो कहते हैं। बोन मैरो कहते हैं अस्थि मज्जा। अगला लिखिएगा बोन मैरो हड्डियों के सिरों पर लाल तथा मध्य में पीली होती है। इन्हें क्रमशः लाल अस्थि मज्जा तथा पीली अस्थि मज्जा कहते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा लाल अस्थि मज्जा लाल रक्त कणिकाओं का तथा पीली अस्थि मज्जा श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण करती है। अगला लिखिएगा बोन मैरो के चारों तरफ एक तंतुमय संयोजी ऊतक का आवरण पाया जाता है जिसे इंडोऑस्टियम कहते हैं।
इंडो ऑस्ट्रियन कहते हैं। हम बड़ी अस्थियां जैसे कि फीमर हो गई और ह्यूमरस, हाँ मतलब यही बड़ी होंगी। नहीं, ये दोनों बस बड़ी नहीं, ये सब, अच्छा ये सारी हाँ ये सब बड़ी होती है, ठीक है। बहुत छोटी जैसे कान बनती है ना, इनमें नहीं, इनमें नहीं बनेगा। ठीक है। अब देखिए जो मैंने चीज दिखाई है उसका मतलब ये समझिए कि ये हमारी एक बड़ी अस्थि है, ठीक है, कुछ है ठीक। अस्थि का हमने इतना पोर्शन ऐसे काट के लिया, ठीक है, ऐसी एक लंबी अस्थि है, समझिए उसको ऐसे ब्लेड से काटा, ब्लेड से मतलब जिस भी चीज से वो कटने वाली होगी उसको हमने काटा तो उसमें सबसे अंदर की तरफ हमें दिखेगी बोन मैरो, है ना, एक कैविटी सी दिखाई देगी जिसमें कुछ तरल पदार्थ भरा रहेगा जिसे कहते हैं बोन मैरो, ठीक है। इसी से हमारी लाल अस्थि मज्जा और श्वेत लाल रक्त कणिकाओं और श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, जो बीच में पाई जाएगी, ठीक है, पीली अस्थि बीच वाली सिरों पर लाल, है ना, यहाँ पे लाल और यहाँ पे पीली, ठीक है, जो यहाँ पे पाई जाएंगी उनसे लाल रक्त कणिकाओं का और जो बीच में पाई जाएंगी उनसे पीली श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण होगा, ठीक। सबसे आंतरिक भाग में बोन मैरो पाई होती, बोन मैरो के ऊपर एक आवरण बना रहता है जिसे एंडोऑस्टियम कहते हैं, ठीक है, तंतु में संयोजी ऊतक का बना आवरण जिसे एंडोऑस्टियम कहते हैं। इसके बाद का जो पोर्शन है इसमें एक हैवर्सियन कैनाल नाम की संरचना भी पाई जाती है, तो वो बहुत डीप हो जाएगी, अभी नहीं पढ़ते हैं उसको, बायोलॉजी वगैरह वैसे 11 12 की पढ़ते हो तो उसका यूज होगा। इसमें समझिए आपकी चारों तरफ मैट्रिक्स भरा है, मैट्रिक्स का मतलब होता है एक अर्ध तरल सा पदार्थ होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स के चारों ओर ये एक तंतु में संयोजी ऊतक का आवरण है जिसे पेरिओस्टियम कहते हैं, ठीक है। फिर से मैं बता दूं सबसे अंदर क्यों है और है ये बोन मैरो, बोन मैरो के ऊपर एक तंतु में संयोजी ऊतक का आवरण है जिसे कहते हैं एंडोऑस्टियम, एंडोऑस्टियम के बाद पाया जाता है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के बाद एक तंतु में संयोजी ऊतक का आवरण आता है जिसे कहते हैं पेरिओस्टियम, ठीक है। अब सारी चीजें होती हैं मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स में बहुत सारी संरचनाएं पाई जाती हैं, ठीक है, इनको लैक्टनी कहते हैं, ठीक है। प्रत्येक लैक्टनी में एक कोशिका स्थित होती है जिसे अस्थि कोशिका कहते हैं या इंग्लिश में ऑस्टियोसाइट कहते हैं, ठीक है। इसका चित्र बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ मैंने आपको समझने के लिए बताया, इससे ज्यादा चीजें हमने लिखी भी नहीं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, जब हम एक हड्डी को काटते हैं, पूरी गोलाई में काटते हैं, तो सबसे अंदर हमें मिलती है बोन मैरो, बोन मैरो के ऊपर एक ऊतक का आवरण पाया जाता है जिसे कहते हैं एंडोऑस्टियम, एंडोऑस्टियम के बाद मैट्रिक्स पाया जाता है और मैट्रिक्स के ऊपर एक तंतु में संयोजी ऊतक का आवरण रहता है जिसे कहते हैं पेरिओस्टियम, ठीक है। मैट्रिक्स में बहुत सारे लैकुनी पाई जाती है, प्रत्येक लैकुनी में एक कोशिका होती है जिसे ऑस्टियोसाइट कहते हैं, ठीक। यही चीजें हमने लिखी है। उसके बाद लिख लीजिए हड्डियों के प्रकार, अस्थियों के प्रकार, विकास के आधार पर अस्थियों के प्रकार, विकास के आधार पर अस्थियों के प्रकार। देखिए विकास के आधार पर अस्थियां दो प्रकार की होती हैं, विकास के आधार पर अस्थियां दो प्रकार की होती हैं, पहला लिखिएगा कलाजात अस्थियां, कलाजात अस्थियां, कलाजात अस्थियां या इन्वेस्टिंग, इंग्लिश में ऐसे मेम्ब्रेनस या इन्वेस्टिंग बोन, मेम्ब्रेनस या इन्वेस्टिंग बोन। कलाजात का तो सीधा अर्थ है ना, सीधी मीनिंग है इंग्लिश में, एक मेम्ब्रेनस और इन्वेस्टिंग लिख लीजिए कभी अगर पूछे तो। दूसरा लिखिएगा उपास्थि जात, उपास्थि जात या प्रतिस्थाई, प्रतिस्थाई अस्थियां, कार्टिलेज या रिप्लेसिंग बोन।
कार्टिलेज एंड रिप्लेसिंग बोन्स। ठीक है, अब कलाजात अस्थियों में लिखिए, इनका निर्माण मेम्ब्रेन से होने के कारण, इनका निर्माण मेम्ब्रेन से होने के कारण इन्हें कलाजात या मेम्ब्रेनस अस्थियां कहते हैं। मेम्ब्रेन से होने के कारण, मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली, मेम्ब्रेन से होने के कारण कलाजात अस्थियां कहते हैं। उदाहरण, खोपड़ी की समस्त चपटी हड्डियां, ये वाला जो भाग है हमारा जो हेलमेट के जैसा है, खोपड़ी की समस्त चपटी हड्डियां। कार्टिलेज बोन या उपास्थि हड्डियों में लिखिए, या उपास्थि में लिखिए, ये अपने निर्माण के प्रारंभ में, ये अपने निर्माण के प्रारंभ में उपास्थियों के रूप में बनती हैं। ये अपने निर्माण के प्रारंभ में उपास्थियों के रूप में बनती हैं। इस अवस्था में कोमल होती है। ये अपने निर्माण के प्रारंभ में उपास्थियों के रूप में बनती हैं। इस अवस्था में कोमल होती है। उदाहरण, सभी लंबी अस्थियां, सभी लंबी अस्थियां, हाथ पैर की हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम, ये सारी चीजें। अस्थियां आपका हो गया है, ठीक है। अब जब उपास्थियों को भी पढ़ेंगे और फिर अस्थि और उपास्थि में अंतर पढ़ेंगे तो ये और बेहतर तरीके से समझ में आएगी, ठीक है। अब हेडिंग डाल लीजिए उपास्थि। उपास्थि इंग्लिश में कार्टिलेज, कार्टिलेज। उपास्थि मैंने बता दिया ना सबसे अच्छा एग्जांपल, तो कोमल वाली हड्डी है वो उपास्थि कहलाती है, ठीक है। उदाहरण लीजिए, देखिए उपास्थि एक प्रकार का, उपास्थि एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। उपास्थि एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है जिसकी मैट्रिक्स अर्धठोस, अर्धठोस, लचीले, लचीले और पारदर्शक ग्लाइकोप्रोटीन। उपास्थि एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है जिसकी मैट्रिक्स अर्धठोस, लचीले और पारदर्शक ग्लाइकोप्रोटीन कॉन्ड्रिन की बनी होती है। कॉन्ड्रिन को अंडरलाइन करिएगा, कॉन्ड्रिन की बनी होती है। पारदर्शक ग्लाइकोप्रोटीन, लाइको, ग्लाइको, ग्लाइको, ये ग्लाइको कॉन्ड्रिन की बनी होती है। ऑब्जेक्टिव पूछता है कि अस्थि की प्रोटीन का नाम और उपास्थि की प्रोटीन का नाम। अस्थि की प्रोटीन है ओसीन और उपास्थि की है कॉन्ड्रिन, ठीक है। अगला लिखिएगा, मैट्रिक्स के बीच बीच में खाली स्थान पाए जाते हैं। मैट्रिक्स के बीच बीच में खाली स्थान पाए जाते हैं जिन्हें लैकुनी कहते हैं, जिन्हें लैकुनी कहते हैं। जिन्हें लैकुनी कहते हैं। लैकुनी मैंने पहले ही बताया था, लैकुनी कहते हैं। अगला पॉइंट, प्रत्येक लैकुनी में 1 से 4 तक जीवित कोशिकाएं पाई जाती हैं। प्रत्येक लैकुनी में 1 से 4 तक जीवित कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें कॉन्ड्रियोसाइट कहते हैं। हिंदी में उपास्थि कोशिका और इंग्लिश में कॉन्ड्रियोसाइट। अगला, उपास्थि की बाहरी सतह पर, उपास्थि की बाहरी सतह पर तंतु में झिल्ली पाई जाती है। तंतु में झिल्ली पाई जाती है जिससे होकर भोज्य पदार्थ, नहीं
उपास्थि की बाह्य स्तर पर तंतु में झिल्ली पाई जाती है जिसे पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। बस इतना लिख लीजिए, जिसे पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं, पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। अब अगर प्रश्न पूछता है ना कि अस्थि क्या है, उसकी संरचना बताइए, तो जो चीजें बताएंगे उसकी पहली लाइन में उसकी डेफिनेशन ही है क्या है, और उसके बाद उसकी संरचना ही है। ठीक है, सेम चीज उपास्थि में भी है, कोई दिक्कत नहीं होगी ना। पूछा नहीं गया, हो सकता है पूछ लिया जाए। मैंने सेम चीज बताई है जो पहले अस्थि में बताई ना, सेम चीज उपास्थि में होती है। बस उपास्थि में उसके लचीले होने का क्या कारण रहता है, जो अस्थि की मैट्रिक्स है उसमें कैल्शियम के कण जमा हो जाते हैं, और उपास्थि की मैट्रिक्स में कैल्शियम के कण नहीं जमा होते, इसलिए ये लचीली होती है और उसमें कैल्शियम जम जाता है, इसलिए वो हार्ड हो जाती है हड्डी में। ठीक है, देखिए उपास्थि के प्रकार और शब्दावलियां अलग हैं। पहला हाइलिन कार्टिलेज, हाइलिन उपास्थि। हाइलिन की स्पेलिंग ये होती है, इसको हिंदी में काचाब कहते हैं, काचाब। तो ये समझना और टफ हो जाएगा, इसलिए हिंदी इंग्लिश में ही लिख लीजिए, हाइलिन उपास्थि। उपास्थि देखिए इसकी मैट्रिक्स, हाइलिन उपास्थि इसकी मैट्रिक्स स्वच्छ, अर्धपारदर्शक, स्वच्छ, अर्धपारदर्शक, हल्के नीले रंग की होती है, हल्के नीले रंग की होती है। अगला पॉइंट इसी में, यह ट्रैकिया हल्के नीले रंग की होती है। यह ट्रैकिया, ट्रैकिया मैंने बताया था कि श्वास नाम को ट्रैकिया कहते हैं। ठीक है, स्टर्नम, स्टर्नम तथा पसलियों के सिरे पर पाई जाती है, तथा पसलियों के सिरे पर पाई जाती है। पसलियों के सिरे पर पाई जाती है। तो कांच को देखेंगे, मोटे कांचों को अक्सर हल्का नीला सा दिखाई देता है ना, ये भी ऐसी रहती है, हल्की नीली सी, साफ स्वच्छ पारदर्शक रहती है, इसे हाइलिन उपास्थि या काचाब उपास्थि कहते हैं। ठीक है, अगला लिखिएगा फाइब्रस कार्टिलेज, फाइब्रस को तंतु बोलते हैं, तो तंतु में उपास्थि। फाइब्रस इंग्लिश में स्पेलिंग प्रकार है ना। हाँ, उपास्थि का अगला प्रकार फाइब्रस कार्टिलेज, कार्टिलेज उपास्थि को ही कहते हैं। इसमें लिखिएगा इसकी मैट्रिक्स में कॉन्ड्रियोब्लास्ट के अलावा, कॉन्ड्रियोसाइट लिख लीजिएगा, कॉन्ड्रियोसाइट के अलावा सफेद कोलेजन तंतुओं के गुच्छे पाए जाते हैं, सफेद कोलेजन तंतुओं के गुच्छे पाए जाते हैं, जिसके कारण यह उपास्थि अधिक मजबूत होती है, गुच्छे पाए जाते हैं। ठीक है, इसकी मैट्रिक्स में कॉन्ड्रियोसाइट के अलावा सफेद कोलेजन तंतुओं के गुच्छे पाए जाते हैं, जिसके कारण यह उपास्थि अधिक मजबूत होती है। यह प्यूबिस सिम्फाइसिस, पता नहीं आप लोग कितना सुन रहे हैं, रहने दीजिए, उदाहरण मत लिखिए। ठीक है, शब्दावली थोड़ी सी कठिन है। प्यूबिस सिम्फाइसिस और स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट मतलब ये जो गले की हड्डियां हैं और स्टर्नम उनके जॉइंट्स के पीछे पाया जाती है। ठीक है, तो रहने दीजिए, इन शब्दावली नहीं याद होगी। इसमें फाइब्रस लिखा है तंतु में, क्योंकि इसमें कोलेजन नामक तंतु पाए जाते हैं। ठीक है, फाइब्रस क्यों है, फाइब्रस नाम का, फाइब्रस की हिंदी तंतु होती है ना, तो इसमें कोलेजन नाम के तंतु पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम फाइब्रस कार्टिलेज है। अगला लिखिएगा इलास्टिक कार्टिलेज, इलास्टिक, इलास्टिक को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रत्यास्थ, हाँ प्रत्यास्थ कहते हैं, तो प्रत्यास्थ उपास्थि, इलास्टिक कार्टिलेज। इसमें लिखिएगा
इसकी मैट्रिक्स में पीले लचीले इलास्टिन तंतुओं का जाल पाया जाता है। इसकी मैट्रिक्स में पीले लचीले इलास्टिन तंतुओं का जाल पाया जाता है। पीले लचीले इलास्टिक तंतुओं का जाल पाया जाता है, जिससे यह उपास्थि काफी लचीली होती है। लिखेगा ये कान, अगला पॉइंट ये कान, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा पिन्ना। कान का ये वाला भाग जो बाहर दिख रहा है इसे पिन्ना कहते हैं। कान कॉमा नाक के सिरे तथा एपिग्लॉटिस में पाई जाती है। एक और है अगला लास्ट, कैल्सीफाइड कार्टिलेज। देखिएगा इस उपास्थि में कैल्शियम के लवण जमा हो जाते हैं। जिससे हड्डियों के समान कठोर हो जाती है। कैल्शियम के लवण जमा हो जाते हैं, कैल्सीफाइड नाम से स्पष्ट है, जिससे हड्डियों के समान कठोर हो जाती है। उदाहरण लिख लीजिएगा, ह्यूमरस हड्डियों के समान कठोर हो जाती है। उदाहरण लिखिएगा, ह्यूमरस ये और फीमर जांघ की हड्डी, ह्यूमरस और फीमर के दोनों सिरों पर पाई जाती है। 5 मिनट क्लास बढ़ सकती है, इसलिए लिख लीजिए अस्थि और उपास्थि में अंतर। सीधे 5 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पहले एक बार उसको सोचते हैं खुद से, है ना, 5 अंदर बनाने की कोशिश करते हैं तो ज्यादा दिमाग में रहेगा। पहला क्या अंतर आपको दिखाई देता है? हाँ, है ना, हड्डियां कठोर होती हैं, अस्थियां कठोर होती हैं और उपास्थि जो है वो लचीली होती है। ठीक है, उसका कारण मैंने बता दिया कि अस्थियों की जो मैट्रिक्स रहती है उसमें कैल्शियम के लवण जमा हो जाते हैं, उपास्थियों में कैल्शियम के लवण नहीं जमा रहते हैं। ठीक, दूसरा एक और अंतर मैंने पढ़ाते ही बताया था कि अस्थियों की लैकुनी में एक ही कोशिका होती है ना, और उसमें 1 से 4 होती है। उपास्थियों की लैकुनी में 1 से 4 कोशिकाएं होती है। अगला अंतर है उसकी अस्थियों की जो प्रोटीन रहती है, उसकी मैट्रिक्स में पाई जाने वाली प्रोटीन, उसे कहते हैं ओसीन। कभी भी कंफ्यूजन होना तो आ से बना लेना, ठीक है, अस्थि का आ और ओसीन का, ठीक है। इसकी प्रोटीन को कहते हैं ओसीन और उपास्थि की प्रोटीन को कहते हैं कॉन्ड्रीन। 3 अंतर हो गया। अगला, अस्थियों में रक्त कणिकाएं बनती है ना, लाल रक्त कणिका और श्वेत रक्त कणिका। उपास्थि में हमने बोन मैरो जैसी कोई संरचना नहीं पढ़ी है, ठीक है, उसमें रक्त कणिकाएं बनती। 4 अंतर हो गए। एक अंतर और कौन सा करना है? उपास्थि लंबी तो नहीं होती होगी अस्थि जैसे वो सिरों पे पाई जा रही है, या फिर हो सकती है? लंबी तो नहीं होती, लेकिन ये थोड़ा नहीं है ना। एक अंतर इसमें मैंने लिखा हुआ है कि अस्थियों की कोशिकाओं में प्रवर्ध पाए जाते हैं। प्रवर्ध मतलब उंगलियों के समान उभार, ठीक है, अस्थियों की कोशिकाओं में, और उपास्थियों की कोशिकाओं में प्रवर्ध नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। और ये प्रवर्ध, ये कोशिकाएं हमें तभी दिखाई देंगी जब हम माइक्रोस्कोप से अध्ययन करेंगे, सामान्य आंखों से नहीं दिखाई देंगी, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया कि जब उसको काट के देखेंगे तब जाके कहीं बोन मैरो दिखेगी, फिर बोन मैरो के बाद एंडोस्टियम दिखेगी, लैगुनी दिखेगी, मैट्रिक्स दिखेगा, ये सारी चीजें तभी दिखेंगी, ठीक है, सामान्य आंखों से नहीं दिख सकती। इसलिए ये वाला हम टॉपिक बढ़ाने के लिए, जब हमारे पास कंटेंट कम बढ़ेगा ना, तो हम इस तरह की चीजें लेते हैं। बाकी जो हमें सामान्य तौर पर समझ में आ रहा है वो चीजें लेते हैं, ठीक है। पहला अंतर लिख लीजिए, अस्थि की तरफ अस्थि उपास्थि से 2 कॉलम बना दीजिए ज्यादातर। देखिएगा, इसका मैट्रिक्स ठोस होता है, इसका मैट्रिक्स ठोस होता है, जिसके कारण ये कठोर होती है, उपास्थि में लिखेगा इसका मैट्रिक्स अर्ध ठोस होता है, इसका मैट्रिक्स अर्ध
जिसके कारण ये लचीली होती है, जिसके कारण ये लचीली होती है। मैं वो पास थी कि इसका मैट्रिक्स अर्ध ठोस होता है, सेमी सॉलिड, इसके कारण ये लचीली होती है। अस्थि में लिखिएगा अगला, इसका मैट्रिक्स ओसीन प्रोटीन का बना होता है। इसका मैट्रिक्स ओसीन प्रोटीन का बना होता है। ओसीन प्रोटीन। उपास्थि में लिखिएगा, इसका मैट्रिक्स कॉन्ड्रेट प्रोटीन का बना होता है। कॉन्ड्रेट प्रोटीन का बना होता है। कॉन्ड्रेट प्रोटीन का बना होता है। अस्थि की तरफ कैसे देखिए, इसकी लैकुनी में एक ही कोशिका स्थित होती है। इसकी लैकुनी में एक ही कोशिका स्थित होती है। मैट्रिक्स में खाली स्थान पाए जाते हैं जिसे लैकुनी कहते हैं, ठीक है। इसकी लैकुनी में एक ही कोशिका स्थित होती है। उपास्थि में लिखिए, इसकी लैकुनी में 1 से 4 कोशिकाएं स्थित रहती हैं। 1 से 4 कोशिकाएं स्थित रहती हैं। हाँ, उपास्थि में इसकी लैकुनी में 1 से 4 कोशिकाएं स्थित रहती हैं। अगला लिखिएगा अस्थि की तरफ, इनमें रुधिर कणिकाएं बनती है। इनमें रुधिर कणिकाएं बनती है। उपास्थि में लिखिएगा, इनमें रुधिर कणिकाएं नहीं बनती है। उपास्थि में इनमें रुधिर कणिकाएं नहीं बनती है। अस्थि की तरफ लिखिएगा, इनकी कोशिकाओं में प्रवर्ध पाए जाते हैं। प्रवर्ध होते हैं उंगली के समान उभार। इनकी कोशिकाओं में प्रवर्ध पाए जाते हैं। और उपास्थि में लिखिएगा, इनकी कोशिकाओं में प्रवर्ध नहीं पाए जाते हैं। कल सिर्फ आधे घंटे की क्लासेस की रह जाएगी, आज पूरी हो जाती है। अगर 10-20 से क्लास शुरू हुई है, ठीक है। मेरी क्लास लेट शुरू होती है, इसलिए मेरा टॉपिक पूरा नहीं हो पाता, ठीक है। उसमें मेरी कोई गलती नहीं, क्योंकि क्लास छूटती नहीं, मैं आ जाती हूँ अपने टाइम। अस्थि संधियाँ बची हैं और मसल्स बची, पेशियाँ। आप अस्थि संधियों में देखिएगा, पहले एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि सन नहीं यहाँ पे, मेरे ख्याल से 2016 या 17 में पूछा गया है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, कंदुक खल्लिका संधि, देखिएगा पूछा गया है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सीरियसली पढ़िएगा। आधे घंटे में टॉपिक हो जाएगा, फिर अगला टॉपिक अगली यूनिट में अगला चैप्टर। बॉल एंड सॉकेट जो कोमली और घुटने में होती है, ये अच्छा ये वाली